हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे ज़ू कीपर के बारे में। लेक्चर 13 में हम लोग पहले देखेंगे कि ज़ू कीपर है क्या, ठीक है, कहाँ पे ये फिट बैठता है, स्पार्क में या किसी जावा एपीआई या कोई से भी लैंग्वेज उठा लो, ठीक है। ज़ू कीपर अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर है तो वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हो। ये ऑटोमेटिकली हर एनवायरनमेंट में और हर लैंग्वेज का सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसी कुछ एपीआईज़ हैं, ठीक है। एपीआईज़ जैसे अपनी गूगल की एपीआईज़ आपने सुनी होंगी, यूट्यूब की एपीआई सुनी होंगी, ठीक है। उसके अंदर जो भी एक अलग सेपरेट सिस्टम है, अगर हमें उसको एक्सेस करना है, एक थर्ड पार्टी अगर किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहती है, ठीक है, तो उसके उस चीज़ के लिए वो एप्लीकेशन एपीआई एक्सपोज करेगी कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उसको यूज़ कर सके किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे आपने बात हुई अपनी यूट्यूब की, बात हुई गूगल की, गूगल मैप्स की, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन बनाई हो तो ये सारी चीज़ें, ये सब जितनी भी एप्लीकेशन बनी हुई हैं, ठीक है, वो सब एपीआई एक्सपोज करती हैं। अगर मुझे किसी का डेटा देखना है, गूगल मैप का कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखने हैं, तो मैं डायरेक्टली गूगल की एप्लीकेशन में हिट करूँगा, ठीक है, और उसका पूरा डेटा उठा सकता हूँ थ्रू द एपीआईज, ठीक है। वो एपीआई किसी में भी हो सकते हैं, रेस्ट में, सोप में, डिपेंड करता है। बट वैसे सिमिलरली ज़ू कीपर है। और ज़ू कीपर है क्या बेसिकली? ज़ू कीपर आप ये देख पा रहे हो, ज़ू कीपर, ठीक है। अगर मैं इसे बड़ा करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ज़ू कीपर नेविगेटर। ये ऊपर जो अपना दिख रहा है Node1 ऑसम, ठीक है, ये सब फोल्डर नेम है। Node1 एक फ़ोल्डर है, ऑसम एक फ़ोल्डर है। जैसे अपने विंडोज़ में होते हैं अपने फ़ोल्डर्स, सिमिलरली हम लोग समझ लो कि हमने क्लाउड में फ़ोल्डर्स बना रखे हैं। वो जो टेक केयर कर रहा है उन फोल्डर्स को, उसको हम लोग बोल रहे हैं ज़ू कीपर, ठीक है। तो आपको साइड में ये एक फोल्डर बनता हुआ नज़र आ जाएगा, ऑसम करके, ठीक है। उसका पेरेंट होगा Node1। सिमिलरली जो अपनी हायरार्की बनती है, ठीक है। अब हमने क्लाउड में तो इसको पहुंचा दिया, लेकिन ज़ू कीपर एक और रोल प्ले करता है। मान लो कि अगर विंडोज़ में कोई फोल्डर अगर हमारा करप्ट हो जाए, तो अपने पास क्या ऑप्शन रहता है उस चीज़ का? उसको तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, जो करप्ट हो रखा है अगर उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, तो अपने पास ऑप्शन क्या बचता है उस चीज़ का? राइट, हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सेस नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली डिलीट करेंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि। तो ज़ू कीपर क्या करता है? ज़ू कीपर हर एक नोड का रेप्लिकेशन रखता है, ठीक है, क्लोन बनाता है हर एक फोल्डर का अपने ही सर्वर में, ठीक है। जैसे अब इसके मल्टीपल पोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं ज़ू कीपर के, ठीक है, जिसको हम लोग इनेबल बोलते हैं। और वो चीज़ क्या करता है, जैसे एक फ़ोल्डर है ऑसम करके, एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसी के रेप्लिकेशन बन जाएंगे, ठीक है, दो और, मतलब टोटल 3 हो जाएंगे ऑसम फ़ोल्डर। मान लो कि अगर एक सर्वर बैठ भी जाता है या कोई फ़ोल्डर करप्ट भी हो जाता है, तो अपने पास दूसरा सर्वर है जिसके अंदर सेम डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये मोस्टली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। जैसे ऑसम के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर ऑसम करके हम लोग ने पूरा एक डेटा लिख दिया, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया हम लोग ने कि जार जार जो है, उस जार का नाम क्या है, कहाँ पे पड़ी हुई है, क्लास नेम क्या है, कौन सी क्लास नेम है, और स्पार्क कॉन्फ़िग या कोई सी भी कॉन्फ़िग अगर आप जिस भी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन में चले जाओ, जावा में चले जाओ, स्पार्क में चले जाओ, पीएचपी में चले जाओ, अगर आप ज़ू कीपर यूज़ कर रहे हो तो ये हमारे होंगे फोल्डर्स नेम, और आखिरी फोल्डर में हम लोग ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन डाली होगी, ठीक है। और इस एपीआई से हम लोग इस नोड को हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे। मान लो अगर मैं इस नोड को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो मैं गेट जार करके जार का नेम ले आऊँगा, गेट क्लास नेम करके क्लास का नेम ले आऊँगा, जो भी पर्टिकुलरली इस नोड के अंदर जो भी डेटा पड़ा होगा, ठीक है। मैं दोबारा से पीछे वाले डायग्राम में जाता हूँ।
स्पार्क, अभी स्पार्क में कैसे यूज़ हुआ, अभी मेरे को समझ में आ गया कि भाई मैं एपीआई मेरे पास है, ठीक है, और उस एपीआई के थ्रू मैं उस जू कीपर की कॉन्फ़िगरेशन जो भी पड़ी होगी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली स्पार्क में क्या होता है, हम लोग स्पार्क में जब भी हम आते हैं तो जॉब सबमिट करते हैं, ठीक है। मैं स्पार्क में लेकर के चलता हूँ आपको, यह है स्पार्क सबमिट, ठीक है। तो जब भी जॉब, कोई सी भी जॉब, कोई से भी कुछ भी, अगर आपको फाइल अगर आपको रन करनी है, जो हमने लास्ट टाइम अभी देखी थी हमने जार, ठीक है, और क्लास नेम, तो ये मेरा जार बनी हुई है, ये जावा की भी हो सकती है, स्पार्क की, स्काला की भी हो सकती है, ठीक है, या पीएचपी किसी चीज़ की भी जार हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्लास क्लास नेम डिफाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो जब मेरा स्पार्क सबमिट हुआ, जब मैं स्पार्क सबमिट कर रहा हूँ, तो देखो मेरे को इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ रही है, ठीक है, और बताना पड़ रहा है कि मास्टर कौन सा है, यार्न है, मेसोस है या स्टैंड अलोन है, ठीक है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है स्पार्क के, हम एक एक करके देखेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि क्लास कौन सी है, क्लास नेम क्या है, इधर स्पार्क पीआई है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं हेलो वर्ल्ड, जो हमने अभी जू कीपर में देखा, स्पार्क होम, ये हम लोग ने जार डिफाइन कर दी, ठीक है। तो मेरा स्पार्क वर्जन डॉट जार कुछ भी हो सकता है, इस पिछले उसमें हमारा हेलो वर्ल्ड डॉट जार थी, ठीक है। इसमें हमने क्लास स्पेसिफाई कर दिया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाल दी स्पार्क की, और बता दिया मास्टर कौन सा है और डिप्लॉय मोड कौन सा है इसमें। डिप्लॉय मोड क्लस्टर, मतलब अगर बहुत सारी मशीन के साथ काम होना है तो क्लस्टर, वरना स्टैंड अलोन, दो ही मोड होते हैं। और मास्टर हमारा क्या रहेगा, यार्न हो सकता है, क्लाउडेरा, मेसोस, स्टैंड अलोन, ये सब होता है, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे साथ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो स्पार्क यूज़ कर रहे हैं, स्पार्क में जॉब सबमिट करने के लिए मुझे स्पार्क सबमिट चाहिए, तो मुझे हर बार ये सारी चीज़ डिफाइन करनी पड़ रही है। क्यों ना मैं ऐसे करूँ कि इन सब जो मेरी कॉमन चीज़ें हैं उसको मैं एक जगह रख लूँ, ठीक है। और जब भी मुझे कमांड लाइन के थ्रू स्पार्क सबमिट करना होगा तो मैं वो पर्टिकुलर नोड डाल दूंगा, ठीक है। नोड मतलब हेलो वर्ल्ड तक, जो मैंने अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो मैं अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन में एक जगह डाल दूँ, ऑसम के अंदर जो भी पिछली हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कितना इसकी मेमोरी चाहिए, एग्जीक्यूटर्स कितने होने चाहिए, पार्टीशन कितने होने चाहिए, वैसे 200 होते हैं, ठीक है, 20,000 पार्टीशन अगर मैंने डाल दिए, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसको उठा करके, ठीक है, इसको उठा करके अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ जू कीपर में, और हर बार उसको एक्सेस करता रहूँ, तो मेरे लिए कितना ईजी हो जाएगा, मुझे कुछ गलती करने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक स्टैंडर्ड फॉलो हो जाएगा कि जो भी डेवलपर आ रहा है अपने हिसाब से नोट्स बना रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहा है और उसको जैसे चलाना है स्पार्क को जॉब को वैसे चला रहा है, ठीक है। तो बस इतना सा ही छोटा सा रोल है जू कीपर का। और दूसरा यूज़ हम लोग ने देख लिया कि अगर कोई भी फ़ोल्डर करप्ट हो जाता है या कोई भी सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो ये हमेशा बैकअप लेके चलता है, ठीक है, कि बैकअप लेकर के और उस चीज़ को एक्सेस करवाता है, ठीक है। तो यही छोटा सा रोल है जू कीपर का इन स्पार्क, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू।